चलो, मैं जैसा सोच रही थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। राजा अपना रास्ता भटक गया। अब मुझे जल्दी से राजा से गंधर्व विवाह करके एक बच्चा पैदा करना होगा, जिसके बाद वो होगा जो मैं चाहती हूँ। फिर बुढ़िया आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ाती है और खुद एक खूबसूरत लड़की में अपना रूप बदल लेती है और राजा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अरे तुम कौन हो और इतने घने जंगलों में क्या कर रही हो तुम? महाराज, मैं मीरा हूँ और मैं इसी घने जंगलों में रहती हूँ और आपकी सुंदरता को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। मैं आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी और ये मेरे साथ वक्त बिताना चाहती है। इसके सामने तो अप्सरा भी फेल है। मुझे मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। क्या सोच रही है महाराज? ठीक है, तुम्हारे साथ मैं वक्त बिताने को तैयार हूँ। वैसे तुम हो भी सुंदर, लेकिन तुम इतने घने जंगलों में रहती कहाँ हो? महाराज, मैं यही पास में एक झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं, तब से मैं अकेली रहती हूँ। आप जैसे वीर योद्धा के साथ वक्त बिताने में मुझे सौभाग्य मिलेगा। चलिए चलिए महाराज, मैं आपको अपनी झोपड़ी में लेकर चलती हूँ। फिर मीरा राजा को अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है। तभी राजा बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ लेते हैं। नहीं महाराज, हम ऐसे एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता सकते। हमें पहले गंधर्व विवाह करना होगा, उसके बाद ही हमारा रिश्ता पक्का समझा जाएगा। अगर मैं बिना गंधर्व विवाह के आपके साथ रिश्ता बनाऊंगी तो मेरे गुरुदेव मुझे इस कुटिया में नहीं रहने देंगे। तो तुम एक काम करो, मेरे साथ राजमहल चलो। मैं तुम्हें वहां रानी बनाकर रखूंगा। नहीं महाराज, नहीं, मैं आपके साथ राजमहल में नहीं रह सकती हूँ। हमें यही गंधर्व विवाह करना होगा। फिर जब आपकी इच्छा हो आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? मैं गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर मीरा पास में रखी 2 फूलों की माला लेकर राजा विश्वजीत के हाथ में दे देती है और दोनों एक दूसरे के गले में माला डालकर गंधर्व विवाह कर लेते हैं। पूरी रात दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। सुबह होते ही बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख राजा के होश उड़ जाते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ जो खूबसूरत लड़की थी वो कहाँ चली गई? किस खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हो राजा? वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। तुमने पूरी रात मेरे साथ बिताई है और गंधर्व विवाह भी तुमने मुझसे ही किया है। नहीं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम जैसे बूढ़ी औरत के साथ कैसे रात बिता सकता हूँ? ये नहीं हो सकता। अब कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। अब इसका परिणाम तुम्हें पूरे 18 साल बाद मिलेगा राजन। मैं 18 साल बाद फिर वापस आऊंगी और उस दिन तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। राजा विश्वजीत बिना कुछ बोले घबराए हुए झोपड़ी से बाहर भागते हैं और घोड़े पर बैठकर वहां से चले जाते हैं।
चलो, मेरा मकसद कामयाब हुआ। इतने दिनों की तपस्या के बाद गंधर्व विवाह से मेरी संतान पैदा होगी। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और बुढ़िया का पेट मोटा ही होता जाता है, जैसे कि पूरे बांस का गर्भ हो। लगता है बच्चा पैदा होने ही वाला है। राजा और मेरा बच्चा। सिर्फ एक रात में जन्मा बच्चा बस पैदा होने को ही है। कुछ ही पलों में बूढ़ी औरत को एक खूबसूरत बेटी पैदा होती है। इसके अंदर कोई शक्ति नहीं जगी है। वो तो बिल्कुल साधारण सी लड़की है, जैसे कोई साधारण लड़की होती है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। लगता है उस बूढ़ी औरत ने हम दोनों को मूर्ख बना दिया। अब हमें इस आफत से छुटकारा चाहिए होगा। देखो जी, हमने इतनी मेहनत से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। हम इसकी शादी कर देते हैं। वैसे भी हमारे गांव का जमींदार राम सेवक है ना, वो हर खूबसूरत लड़की से शादी करने को तैयार हो जाता है। अगर इसके अंदर कोई शक्ति नहीं भी जागी तो क्या हुआ, कम से कम हमें कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज ही जाकर मैं जमींदार से बात करता हूँ। फिर मदन घर से निकल पड़ता है और जमींदार के घर जाता है। अरे मदन, इतने दिनों बाद मेरे यहाँ आया है, बता क्या काम है? देखो जमींदार साहब, मैं जानता हूँ आपको हर खूबसूरत लड़की पसंद है और आप हर सुंदर लड़की से शादी करना चाहते हैं। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अरे नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो वैसे भी एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर है। वो मेरी बेटी नहीं है, किसी ने मुझे दे दिया था और मैंने उसे पालने पोसने में बहुत खर्च किया है। मैं वो सारा खर्च एक साथ वसूल करना चाहता हूं। अगर आप उतनी कीमत दे दे तो मैं आपकी शादी उससे जरूर करवा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें पूरे 100 सोने की सिक्के दूंगा। तुम बस उसकी शादी मुझसे करवा दो। ठीक है, तो कल ही मैं उसकी शादी आपसे करवा दूंगा। बस आप 100 सोने के सिक्के तैयार रखना। पहले सौदा पक्का हो जाए, शादी की तैयारी करो और उस लड़की से भी पूछ लो कि वो शादी करना चाहती हैं या नहीं चाहती। मेरा हुक्म चलता है, मैं जो कहूंगा वो जरूर करेगी। फिर मदन घर लौट आता है। क्या हुआ जी, जमींदार ने हाँ कहा कि नहीं? हाँ, वो तुरंत तैयार हो गया। कल ही शादी करना चाहता है। अब तुम अमृता को तैयार कर देना। शादी होते ही हमें पूरे 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। ये बात अमृता सुन लेती है। नहीं माँ, नहीं पिताजी, मैं किसी बूढ़े इंसान से शादी नहीं करूंगी। आप ऐसा मत करिए। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कितनी बार कहा है तुम्हें, तुम अनाथ हो। हमने बस तुम्हें पाला पोसा था। सोचा था 18 साल बाद तुम्हारी शक्तियाँ जागेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती। तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी, समझी तुम? आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं उस बूढ़े इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो पहले ही कई शादियां कर चुका है। आप इतने बेशर्म इंसान से मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं? आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। आज पूरी रात तुम घर के बाहर रहोगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी।
कमला अमृता को मारते हुए घर से बाहर निकाल देती है। रहो अब पूरी रात घर के बाहर। अब तुम पूरी रात यही रहोगी। बिना पूछे यहाँ से हिली ना तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी, समझी? कमला घर के अंदर चली जाती है। पूरी रात ठंड से कांपती हुई अमृता घर के बाहर बैठी रहती है। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? यह लोग मुझे कभी प्यार नहीं करते, हर वक्त मारते पीटते रहते हैं। और अब मेरी शादी भी किसी बूढ़े इंसान से कर रहे हैं। हे भगवान, कुछ तो दया करो, कुछ तो दया करो। अमृता फूट फूट कर रोने लगती है। अगली सुबह राजकुमार अभय घोड़े पर सवार होकर गांव से गुजरते हैं। तभी उसकी नजर अमृता पर चली जाती है। अरे, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। इतनी सुंदर लड़की तो मेरे महल में होनी चाहिए और मेरी पत्नी बननी चाहिए। फिर राजकुमार अभय अमृता के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। आप कौन हैं? आप जो भी हो, यहाँ से चले जाइए यहाँ से। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गई हो। नहीं, मुझे आपसे विवाह नहीं करना है। आप जाइए यहाँ से। देखो, मैंने जो सोचा है मैं वही करता हूँ। अब तुम्हें चलना ही पड़ेगा। फिर राजकुमार अभय जबरदस्ती अमृता को उठाकर राजमहल ले जाते हैं। ये क्या है राजकुमार, तुम किसे उठाकर ले आए हो? पिताजी, पहली नजर में ही मुझे इससे प्रेम हो गया है और मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। ये तो खुशी की बात है, तुम इससे विवाह कर सकते हो। नहीं महाराज, मैं ऐसे इंसान से विवाह नहीं कर सकती। मुझे जाने दीजिए। तुम राजकुमार से विवाह करने से इनकार कर रही हो? राजकुमार का दिल जिस पर आ जाए उसे विवाह करना ही पड़ता है। आपको जो करना है कर लीजिए महाराज, लेकिन मैं ऐसे घमंडी इंसान से कभी विवाह नहीं करूंगी जो किसी को जबरदस्ती उठा कर ले आए। और वैसे भी मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। तुम किसी से भी प्रेम करो, लेकिन विवाह तो तुम्हें मुझसे ही करना पड़ेगा। चलो चलो मेरे साथ। फिर राजकुमार अभय गुस्से में अमृता को खींचने लगता है। तभी अमृता जोरदार थप्पड़ राजकुमार अभय को मार देती है। तुमने मेरे राजकुमार को थप्पड़ मारा। सैनिकों, इसे 2 दिनों तक बिना खाना पानी के कारागार में बंद कर दो। फिर सैनिक अमृता को वहां से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कमला और मदन जैसे ही घर के बाहर निकलते हैं तो उन्हें अमृता नहीं मिलती। अरे रे, ये क्या? अमृता तो यही थी, कहीं दिख नहीं रही है। कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई है। इतने में ही एक गांव वाला भागकर आता है। अरे मदन, तुम्हारी बेटी को राजकुमार उठाकर राजमहल ले गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसे वापस लाना होगा। हम उसे इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। चलिए जी, चलिए, चलते हैं, ढूंढते हैं। हाँ चलो, हम उसे लेकर आएंगे। फिर दोनों निकल पड़ते हैं और राजमहल पहुंचते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए जिसे आपने काल कोठरी में बंद किया है।
हाँ महाराज, वो मेरी बेटी है। मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए। मुझे मेरी बेटी वापस कर दीजिए। तुम्हारी बेटी ने मेरे राजकुमार को थप्पड़ मारा है और उसका बहुत अपमान किया है, इसलिए अब उसे सजा मिलेगी और तुम दोनों को भी सजा मिलेगी। कैसी परवरिश है। सैनिकों, इन दोनों को भी ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं महाराज, नहीं। वो हमारी अपनी औलाद नहीं है। वो तो बस अनाथ थी। हमने उसे पाला है। हम उसकी वजह से काल कोठरी में नहीं जा सकते। नहीं नहीं, अगर आप उसे वापस नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, पर हमें बंद मत कीजिए। हमें मत बंद कीजिए महाराज। महाराज, उसके साथ आपको जो करना है करिए, पर हमें काल कोठरी में मत रखिए। फिर दोनों वहां से वापस आ जाते हैं। अब क्या करें? अगर उस वक्त मैंने ये बात नहीं कही होती ना, तो शायद राजा हमें भी काल कोठरी में बंद कर देता। वो लड़की तो काल कोठरी में चली गई। हमें किसी भी तरह उसे लाना होगा। छोड़ दो। अगर राजा से पंगा लिया तो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेगा। अब ये सोचो कि हमने किसी को पाला ही नहीं, और वैसे भी 18 साल उससे बहुत काम करवा लिया। हमें कोई घाटा नहीं लगा। दोनों उदास होकर चले जाते हैं। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ काल कोठरी में अमृता भूखी प्यासी बैठी रहती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। भगवान के लिए कुछ खाने को दे दो। कुछ खाने को दे दो। इतने में राजकुमार अभय वहां आता है। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो पहले मुझसे विवाह कर लो, फिर मैं तुम्हें भर पेट खाना दूंगा और शाही पकवान खिलाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। मैं एक ही बात कितनी बार कहूँ, आप समझते क्यों नहीं है? तभी राजा विश्वजीत आ जाता है। तुम मेरे बेटे का दिल बार बार क्यों तोड़ रही हो? इससे विवाह कर लो। ये तुमसे बेइंतहा प्रेम करता है। अगर प्यार से नहीं मानी तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ेगा। अगर आपने जबरदस्ती मेरा विवाह राजकुमार से कराया महाराज, तो मैं राजकुमार को जान से मार दूंगी, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी एक घुटन वाली जिंदगी जी हूँ और मैं बाकी की जिंदगी भी वैसे नहीं बिताना चाहती हूँ। तुमने अपनी जुबान से ये बात निकाली भी कैसे? तुम्हें अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, इसे ले जाओ और इसका सर धड़ से अलग कर दो। फिर सैनिक अमृता को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और जैसे ही उसका सर काटने वाले होते हैं, तभी तेज रोशनी फैलती है और सभी सैनिक दूर जाकर गिर पड़ते हैं। ये नजारा राजा विश्वजीत देख लेता है। ये कैसे हुआ? एक साधारण सी लड़की, इतनी ताकत कहां से आ गई इसमें? ये क्या? मैंने तो किसी को कुछ किया भी नहीं। फिर सब लोग इतनी दूर जाकर कैसे गिर गए? मेरे अंदर ये कैसी अद्भुत शक्ति है, मुझे खुद नहीं पता। ये सब कैसे हुआ? ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। अगर मैं इसे अपने राज्य की बहू बना लूं, तो मेरे राज्य की शक्ति बढ़ जाएगी और ऐसी ताकतवर लड़की से मेरा राज्य और ताकतवर हो जाएगा। वही अभय ये सब देखकर खड़ा का खड़ा रह जाता है। क्या हो गया राजकुमार? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? पिताजी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि एक साधारण सी लड़की में इतनी बड़ी शक्ति कहां से आ सकती है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा।
समझने की जरूरत नहीं है। चलो, अभी से हम इसे तुम्हारी पत्नी बनाएंगे। इससे हमारे राज्य की शक्ति बढ़ जाएगी और तुम भी सर्वशक्तिशाली बन जाओगे। राजा जबरदस्ती अमृता का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दरबार में ले जाता है, जहां विवाह की भव्य तैयारी होती है और अमृता को जबरदस्ती दुल्हन की तरह सजाकर मंडप में बैठा दिया जाता है। अब तुम कितना भी मना कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होकर रहेगी। विवाह का मंत्र गूंजने लगता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और वही बूढ़ी औरत वहां प्रकट हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पिताजी, आप इसे जानते हो? बहुत अच्छे से जानता है। तुम भूल गए राजन, मैंने कहा था कि मैं 18 वर्ष बाद लौटूंगी और तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाएगी और जिस लड़की की तुम जबरदस्ती शादी करवा रहे हो वो तो तुम्हारी ही बेटी है और तुम अपनी ही बेटी की शादी अपने बेटे से करवा रहे हो। तुम कैसी बकवास बातें कर रही हो? ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। तुम झूठ बोल रही हो। याद करो राजन, याद करो वो दिन जब तुम घोड़े पर सवार होकर रास्ता भटक गए थे और तुम्हें जो सुंदरी मिली थी मीरा, वही मैं थी और मेरे साथ तुमने गंधर्व विवाह किया था और एक ही रात में मैंने अपनी जादुई शक्ति से इस बच्ची को जन्म दिया था और मैंने इस बच्ची को गांव के 2 लालची लोगों को सौंप दिया था ताकि जितना इसे कष्ट मिलेगा उतनी ही इसकी शक्तियां बढ़ेगी और तुमने इसकी शक्ति का नमूना भी देख लिया है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तुम जो कह रही हो वो झूठ है। इतना सुनते ही अभय मंडप से उठकर बूढ़ी औरत के सामने आ जाता है। क्या? यह कैसे हो सकता है? यह मेरी बहन कैसे हो सकती है? ये मैं नहीं, तुम्हारे पिताजी का चेहरा बता रहा है। तुम अपने पिताजी का चेहरा देखकर समझ सकते हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं राजा की बेटी नहीं हो सकती और अगर मैं राजा की बेटी हूँ तो मेरी माँ कौन है? तुम्हारी माँ मैं हूँ, क्योंकि मैंने तंत्र विद्या की थी। उस विद्या के माध्यम से मैंने एक राजा से संबंध बनाकर तुम्हें जन्म दिया था और योजना ये थी कि जैसे ही तुम्हारी उम्र 18 वर्ष होगी और तुम्हारी शक्ति जागेगी तो मैं तुम्हारी बलि देकर सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। इसीलिए मैंने तुम्हें एक ऐसे घर में भेजा जहां तुम्हें कष्ट मिले ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़े और आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। अगर ये मेरी बेटी है तो मैं कितना घिरा हुआ पिता हूं कि मैं अपनी ही बेटी की शादी अपने बेटे से कराने जा रहा था। मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा राजा, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। मैं अब अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी और इसकी बलि दूंगी। नहीं, तुम इसे कहीं नहीं ले जा सकती। अनजाने में ही सही मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया है। ये मेरी बेटी है और मैं इसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, चाहे जो हो जाए।
नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहन को ले जाने नहीं दूंगा। अनजाने में मुझसे जो पाप हुआ है उसी पाप से मैं लड़ूंगा और अपनी बहन की रक्षा जरूर करूंगा। अरे देखो, जो थोड़ी देर पहले पति बनने को उतावला हो रहा था, अब भाई बनने को उतावला है। सच में राजा, तुम्हारा बेटा हर रिश्ते में उतावलापन दिखाता है, लेकिन मुझे क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। बूढ़ी औरत अमृता का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। इसका हाथ छोड़ दो, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तुम्हारी ये मामूली तलवार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। बूढ़ी औरत एक मंत्र पढ़ती है और तलवार घुमाकर राजा के ही सीने में घुस जाती है। राजा घायल होकर गिर पड़ते हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और तुम्हारी शादी अपने ही बेटी से कराने जा रहा था। मुझे माफ कर दो। देखो देखो, बाप बेटी का प्यार कितना टपक रहा है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। कुछ ही देर में तुम भी अपने पिता के पास पहुंच जाओगी, मेरी प्यारी बेटी। तुम मेरी बहन को छोड़ दो। तुमने मेरे पिता को घायल किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभय आगे बढ़ता है। तभी बूढ़ी औरत अपनी जादुई शक्ति से उसे दूर फेंक देती है। तभी राजकुमार बेहोश होकर गिर जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? भले ही तुमने मुझे अपने षड्यंत्र के लिए जन्म दिया हो, लेकिन लेकिन तुम मेरी माँ हो और यह मेरे पिता और भाई है। मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी बलि चाहिए। अब चुपचाप मेरे साथ चलो। जैसे ही बूढ़ी औरत अमृता का हाथ पकड़ती है, तभी तेज रोशनी निकलती है और उसका हाथ जलने लगता है। ये क्या, ये क्या? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई? इतनी शक्ति तो अभी जागनी नहीं चाहिए थी। मुझे तुरंत तुम्हारी बलि देनी होगी। बूढ़ी औरत खंजर निकालती है और जैसे ही वो वार करती है, अमृता की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और बूढ़ी औरत को जलाने लगती है। नहीं, 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 ये कैसे हुआ? मेरे शरीर में आग लग गई। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बचाओ। मुझे भी नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी वहाँ एक साधु प्रकट होते हैं। ये तुम्हारे पुण्य और सहन शक्ति की शक्ति है बेटी। ये तुम्हारी माँ नहीं, बल्कि एक भयानक तांत्रिका है, जिसने अपनी साधना के लिए कई बलिदान दिए हैं, लेकिन तुम्हारी शुद्ध शक्ति इसे सहन नहीं कर पा रही है। महाराज, मुझे तो इन शक्तियों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब मैं इनका क्या करूंगी? ये शक्ति तुम्हारा अधिकार है बेटी। इससे तुम एक अच्छा जीवन जी सकती हो और इस पापी का यही अंत है। कुछ ही क्षणों में बूढ़ी औरत जलकर भस्म हो जाती है और साधु उसकी आत्मा अपने कमंडल में बंद कर लेते हैं। मैं इसकी आत्मा को पकड़ने आया था। अब मैं इसे हिमालय ले जाऊंगा, जहां से ये कभी लौट कर नहीं आएगी। अपना ध्यान रखना बेटी, और शक्ति का सही इस्तेमाल करना। फिर साधु वहां से चले जाते हैं। फिर अमृता राजा विश्वजीत के पास जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, पिताजी, उठिए, उठिए, आपको कुछ नहीं होगा। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उठिए, उठिए पिताजी,
उठिए ना। उठिए। अमृता के आंसू राजा के घाव पर गिरते हैं। तभी तेज रोशनी फैलती है और राजा का जख्म ठीक हो जाता है। ये क्या, मेरे घाव कैसे भर गए? पिताजी, मेरे आंसुओं में जीवन देने की शक्ति है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, मुझे माफ कर दो बेटी। फिर राजा अभय के पास जाते हैं। अभय, उठो बेटा। फिर अमृता अभय के सिर पर हाथ रखती है और वो होश में आ जाता है। वो बूढ़ी औरत कहाँ है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जाओ भाई, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ पाप किया। सब अनजाने में हुआ भाई, लेकिन अब हम भाई बहन के रिश्ते से खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। फिर कुछ समय बाद अमृता का विवाह एक योग्य राजकुमार से होता है और वो सुखी जीवन जीने लगती है।